तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली देखा था हेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ बनाना है तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आपको कंटेंट को डिस्प्ले कराना है तो हम पैराग्राफ यूज करते हैं टैग, और कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई कंटेंट है और उसको डिस्प्ले कराना है तो उसके बाद उसको वहां पे ऐड आपको दिखाना है, बस और कुछ नहीं। उसके लिए लॉरेम ओपन किया, इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपके पास यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। अब थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। जब आप पैराग्राफ की बात करोगे तो यहां पर भी आपको डिफॉल्ट स्टाइलिंग मिलती है। ये मैंने नहीं लगा रखा, ये पहले से ही गिवन है, इसी ब्राउजर ने ऐड कर रखा है। आप कोई सा ही ब्राउजर ले लो, जनरली आपको जो बाय डिफॉल्ट जो सीएसएस लगी हुई होती है वो कॉमन होती है। कोई सी भी यूज कर लो, कोई सी भी। क्लियर? ओके बाय। अब हम इसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ में क्या क्या चीजें। पैराग्राफ भी वैसा ही है। आप हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कोई भी कंटेंट एक्स्ट्रा इसके बीच में नहीं आ सकता। जितना आपके पास यहाँ पे कंटेंट है वो इसी के अंदर आ पाएगा, इससे बाहर फालतू एक भी कंटेंट बाहर नहीं आ सकता। सेम है एग्जैक्टली जस्ट लाइक आपका हेडिंग, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा एलिमेंट वर्सेस टैग। तो टॉपिक डाल लीजिए एलिमेंट वर्सेस टैग। जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो थ्योरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। बस बोला जाता है कब किसको बोलते हैं, कब किसको नहीं बोलते हैं, वो वाला पार्ट भाई। अगर आप HTML यूज कर रहे हो, HTML के अंदर जो भी आप सिंटैक्स यूज कर रहे हो, जनरली हम उसको टैग कहते हैं, लेकिन उसको कभी कभार हम एलिमेंट भी बोलते हैं। सबको हम बेसिकली बाय डिफॉल्ट टैग ही बोलते हैं। वो कौन से केसेस हैं जब हम उसको एलिमेंट बोलते हैं उसके बारे में समझते हैं। पहला, आपके पास अगर कोई टैग आपको मिल रहा है और उस टैग का अपना कुछ काम है, उस टैग का क्या है, अपना कुछ काम है, जैसे लाइक हेडिंग है। जितने भी आपने हेडिंग यूज करे होंगे सब में आपको क्या मिल रहा है, सब में आपका कुछ ना कुछ काम बता रहा है। जैसे पैराग्राफ है, इसका मेन काम कंटेंट को डिस्प्ले करवाना है। अगर आप ऊपर चलोगे तो आपके पास HTML है, हम इसको रूट पार्ट कहते हैं, जहां से आपका क्या स्टार्ट होता है, आपका कोड स्टार्ट होता है HTML का। हेड पार्ट है, हेड पार्ट वो वाला पार्ट कहलाता है जो कि आपका मेटा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। बॉडी है जो कि आपका UI में मदद करता है। तो हर किसी का अपना एक काम है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे टैग को हम एलिमेंट बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरी एक चीज, पहली बात, आपका हर जो भी टैग कुछ काम बताए, मीनिंगफुल काम बताए, मीनिंगफुल वर्क बताए, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपका जो टैग है HTML, इसके अंदर आपने दो नेस्टेड टैग यूज करे हैं। हेड, जब कभी भी आप किसी भी एलिमेंट या टैग के अंदर किसी दूसरे टैग को ऐड करते हो, लिखते हो, तो उसे नेस्टेड कहते हैं, नेस्टिंग कहते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो HTML के अंदर आप यहाँ पे दो टैग, एक आपके पास हेड और एक बॉडी, ये दो टैग आपने ऐड करे हैं, तो इसको कहते हैं नेस्टिंग टैग। अगर कोई एलिमेंट है तो पहला केस उसका क्या है कि भाई उसका कुछ मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए। दूसरा, आप उसके अंदर नेस्टेड टैग को यूज कर सकते। दैट्स इट। बस ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो आपके पास ये आपका मीनिंगफुल काम बता रहा है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, नेस्टेड टैग एलिमेंट यूज कर रहे हो, इसीलिए इसको एलिमेंट बोला जाता है, और कुछ भी नहीं। पहला, आपका यहाँ पे मीनिंगफुल वर्क। सेकंड, उसके अंदर आप और सारे टैग को ऐड कर सकते हो, एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट देखोगे तो एलिमेंट बोलते हैं सबको, सबका अलग अलग बोलने का तरीका है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो टॉपिक डाल लीजिएगा एट्रीब्यूट। मान लो एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, आप अपने आप को देखो, मम्मी पापा के लिए आप कुछ हो, भाई बहन के लिए आप कुछ और हो,
जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के लिए आप कुछ और हो, स्कूल में जो आपके दोस्त मिलते हैं वो उसके लिए आप कुछ और हो, जब आप कंपनी में काम करोगे उसके लिए कुछ और हो, और कंपनी में जो आपके साथ काम करेंगे उसके लिए आप कुछ और हो। कंपनी में आपको रिसोर्स बोला जाएगा, और जो साथ में आपके काम करेंगे उसे कलीग कहते हैं भाई। दोस्त आपके स्कूल जो होते हैं वही होते हैं ज्यादातर। उसके 11 12 में आपके प्रोफेशनल टाइप के थोड़े बन जाते हैं। बीटेक बीटेक में जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जो आपका डिग्री है, उसमें वो प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं। ठीक है। कॉल आप अब जब काम करोगे कंपनी में तो आप रिसोर्स हो कंपनी के लिए। जब आप अपने साथ में जो काम कर रहे हैं आपके, वो कलीग कहलाते हैं, वो दोस्त नहीं होते। ऐसा होता तो एक रिजाइन मार दो सारे मार देते, कोई नहीं मारता। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हो, वैसे वैसे आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो आप अपने आप में मीनिंगफुल हो। वैसे ही जब आप किसी टैग या एलिमेंट को यूज करोगे तो उसके अंदर भी हिडन इंफॉर्मेशन होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए। अगर आप इन चार को लीजिए, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इन चार को। पहला जो मेटा है वो क्या बता रहा है, कैरेक्टर सेट क्या क्या यूज कर रहे हो, जो भी आप कैरेक्टर यूज कर रहे हो उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला मेटा इसके बिहाफ पे बता रहा है। दूसरा वाला रेस्पॉन्सिव की बात कर रहा है, तो वो नेम और कंटेंट के बेस पे बता रहा है। तीसरा वाला आपका कीवर्ड के बारे में बता रहा है, वो नेम और कंटेंट के बिहाफ पे बता रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे नेम डिस्क्रिप्शन है, इसका काम भी अलग है। अकॉर्डिंग टू अगर आप ये वैल्यू देखो, अगर मैं इसको हटा दूं सबको, सब में, तो मेटा का कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए मेटा टैग बोला जाता है इसे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो की है और ये जो वैल्यू है, यही तो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस मेटा का काम क्या होगा, मीनिंगफुल हुआ ना फिर वो। तो इस की को हम कहते हैं एट्रीब्यूट, और ये कहलाती है उसकी वैल्यू। जैसे यहाँ पे एचटीएमएल लैंग en है, ये बेसिकली इंग्लिश की बात कर रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लैंग इंग्लिश लिखा और यहाँ पे वैल्यू इंग्लिश में लिख रहा हूँ, या मैं हिंदी में लिखूं तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बताने के लिए कि आपका करंट जो लैंग्वेज जो सपोर्ट कर रहा है en पे, इंग्लिश पे, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ये जो आपका नेम है इसकी वैल्यू है, ये डिस्क्राइब कर रही है कि मेटा किस टाइप का होगा। ये भी सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एट्रीब्यूट बता रहा है कि मेटा किस किस फॉर्म में काम करेगा। एग्जैक्टली अगर आप हेडिंग है तो हेडिंग के अंदर भी हिडन इंफॉर्मेशन होंगी, पैराग्राफ के अंदर भी होंगी। उसको अगर आपको चाहिए तो आप करोगे किसकी मदद से, एट्रीब्यूट की मदद से। आगे एग्जीक्यूट। अब हम बात करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे पैराग्राफ, कुछ कंटेंट, मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करना है। मैं यहाँ पे जो एट्रीब्यूट अभी फिलहाल के लिए यूज करूंगा उसका नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट, जो बेसिकली आपको सीएसएस को यूज करने में मदद करता है। अगर आपको किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट आपके पास है, टैग अवेलेबल है, आप उसके अंदर डायरेक्टली स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। स्टाइल एट्रीब्यूट को अगर कोई भी एट्रीब्यूट अगर उसको यूज करना है तो आप ओपन टैग में यूज करोगे, ना कि क्लोज टैग में। क्लोज टैग में वर्क नहीं करेगा, आपको बस ओनली ओपन टैग में ही यूज करना है। दैट गुड टू गो है फिर। अगर आप उसको यहाँ पे लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, इसीलिए आप यहाँ देखोगे तो ओपन टैग में ये ओपन टैग ही तो है। तो जब भी एट्रीब्यूट को यूज करें तो हमेशा किस में यूज करें, ओपन टैग में, हमेशा क्लोज टैग में मत यूज करें। उसके बाद अगर बात करता हूं मैं, तो कॉमन जो है स्टाइल एट्रीब्यूट, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टाइल, STYL स्टाइल, ये एट्रीब्यूट का नाम है। उसके बाद इक्वल टू के बाद मैं जो यहाँ वैल्यू दूंगा वो इसकी वैल्यू होगी। एक चीज बता दूं मैं, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये आपको सीएसएस को यूज करने में मदद करेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, सीएसएस। मैं यहाँ पे नॉर्मल टैक्स ना नॉर्मल कंटेंट कुछ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो सीएसएस का पार्ट होगा। तो सीएसएस के अंदर एक कलर प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको कलर प्रॉपर्टी को यूज करना है सीएसएस में तो लिखो COLOR। यहाँ पे LOUR नहीं होता, COLOR होता है। यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो अलग है, कहीं लड़ने लग जाओ कि भाई ये तो गलत है।
उसके बाद ये तो हो गई की, ये हो गई प्रॉपर्टी, ये है सीएसएस की प्रॉपर्टी। अब मुझे इसकी वैल्यू देनी, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉलन, और यहां पे लिख दिया मैंने रेड, कलर रेड लिख दिया। आप चाहो तो सेमी कॉलन दो, और जितनी प्रॉपर्टी ऐड करनी है करो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं, जितना आपने पढ़ा है ऐड कर सकते हो। अब यहाँ आउटपुट देखते हैं, तो क्या हो गया, कलर रेड हो गया। इट मींस मैंने जो यहाँ पे यूज किया है स्टाइल एट्रीब्यूट, ये उसके कारण हुआ रेड, तो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हो गई। क्लियर? तो ये आपके पास है स्टाइल एट्रीब्यूट, जो मदद करेगा आपको सीएसएस ऐड करने में, और कुछ काम नहीं करता है। तो ये हो गया आपके पास स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसकी मदद से आप कलर कर सकते हो, सीएसएस यूज कर सकते हो। लेकिन हर हर कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, जो CSS3 की फंक्शनैलिटीज है उसको यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। नॉर्मली प्रॉपर्टी और वैल्यू को यूज कर सकते हो। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका नाम है कमेंट। टॉपिक डालिएगा कमेंट। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग की होगी, चाहे C++, जावा, पाइथन, इवन दो आपने यूज किया होगा थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ा होगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कमेंट। कमेंट की अपनी एक दुनिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो, तो भाई मैं कमेंट से पता कर लूंगा कि तुम कितना एक्सपीरियंस डेवलपर हो। सिंपल। कहने का मतलब है कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल कमेंट को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपने कोड को हाइड करने पे। मतलब मैंने यहाँ पे कोड तो लिखा है, बट मैं चाहता हूं कि ये यूआई में रेंडर ना हो। जो भी कमेंट के अंदर आप लिखोगे वो कभी भी यूआई में रेंडर नहीं होगा, यूआई में डिस्प्ले होगा ही नहीं। अगर आपको कमेंट को यूज करना है तो उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से, लेस देन सिंबल, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आपके पास हाइफन, फिर हाइफन हाइफन दिस। ये आपका कमेंट का क्या है, सिंटैक्स है। इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, चाहे आप टैग क्यों ना लिखो, कुछ भी लिखो, कभी भी ये यूआई में रेंडर होगा ही नहीं। मैं यहां लिखता हूं आपके पास हेलो वर्ल्ड, यहां पे दिख ही नहीं रहा। इसको क्लिक करता हूं मैं, इसको नीचे किया, यहां पे आपको बेसिक्स दिख रहा है ये, लेकिन यहां पे नहीं दिख रहा। तो कमेंट बेसिकली वो होता है जिसके अंदर आप कुछ लिखते हो तो वो कभी यूआई में शो ही नहीं होता। ठीक है? आप चाहो तो इसको भी कमेंट के अंदर डाल सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो ये जो आपके पास है ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हो या मल्टी लाइन कमेंट हो, लिखने का तरीका यहाँ पे सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है आप दूसरी टेक्नोलॉजी में जाओ तो वहां पे लिखने का तरीका अलग अलग। सिंपल सी बात है। तो मैं लिखा यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट। तो मैं चाहूं तो इसको भी क्या कर सकता हूं, इस तरीके से कर सकता हूं। अब ये शो नहीं होगा। अगर आपने किसी भी चीज को कमेंट के अंदर डाल दिया है वो कभी भी शो नहीं होगा। ठीक है? तो इसका एक फायदा तो ये हुआ। अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो गालियां पड़ेगी भाई। इस तरीके से अगर कोड करोगे, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपका कोड मैटर करता है। आपके कोड को 10 बार चेक किया जाएगा अगर जितनी बड़ी कंपनी है। कोड मैटर अ लॉट। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में तो जैसे चिपकाओ निकालो, क्योंकि उनका मेन मोटिव है पैसा कमाना। तो अगर क्लाइंट आपका नेवी नेव है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, नेव वो होता है जिसको कुछ नहीं पता, सोफिस्टिकेटेड वो होता है जिसको सब कुछ पता है, टाइम नहीं उसके पास कोड करने का। मान लो मैं हूं, मेरे पास 4 प्रोजेक्ट आ गए, तो मैं एक साथ तो कर नहीं सकता, तो मैं 4 और बंदों को पकड़ूंगा, भाई कर दे भाई, ठीक है ना, मैं 5 प्रोजेक्ट हैंडल कर लूंगा। क्लाइंट मुझे जानता है, बाकी तुम मुझे जानते हो, तुम्हारे पास पैसा मेरे थ्रू पहुंचेगा, मैं चेक करूंगा तुम्हारा कोड, तभी पैसा दूंगा। तो वो होता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर सोफिस्टिकेटेड यूजर है
तो वो तुम्हारी बैंड बजा सकता है। कमेंट का मेनली मकसद होता है डिस्क्राइब करना। मैं बताता हूँ यूज केस। पहला है, मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया। प्रोजेक्ट काम करने के बाद आपने क्या हुआ कि आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर लेंगे, वो डिलीवर हो चुका था। अब वो क्या होगा, क्लाइंट को मिल चुका है, समझ लो। अब क्लाइंट को जब मिल गया है, तो भाई आप किसी और पे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आप खाली नहीं बैठने वाले। अब जैसे ही मान लो तुमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तुम दूसरे प्रोजेक्ट पे गए, तुम पिछला जो जिस प्रोजेक्ट पे तुमने काम किया था उसका आधा आधा कुछ भूल जाओगे। तुम्हारी मैक्स टू मैक्स जो पावर होती है ना, वो 15 दिन होती है याद रखने की, किसी भी कोड को याद करोगे तो। ऐसे कोड को तुम याद रखोगे जो तुमने जो जिसकी वजह से तुम्हारी रातों की नींद खराब हुई है, वो पक्का याद रखोगे। उस कोड को पक्का याद रखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 साल लो। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कोड को कर रहे हो और उसके बाद दूसरे कोड में चले जाओगे, उसको लिखने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर, उसका सब कुछ क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाएगा, तो मान लो वो क्लाइंट दोबारा आया। क्लाइंट दोबारा दो केस में आएगा, या तो एरर आ रहे हैं, या तो मिस्टेक है, या तो फिर उसको फीचर अपडेट करवाने हैं। अब मान लो कि आपने कोई भी ऐसा कमेंट नहीं लिखा था अपने कोड में जिससे कि भाई कोई अगला बंदा या फिर तुम खुद ही उसको समझ पाओ। ये होता है। तो उसे क्या होगा, आपको वन बाय वन अपना कोड रीड करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। हाँ, मानता हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कोड छपा हुआ होगा, लेकिन उसको रिकॉल करने में भी टाइम लगता है। सिंपल है, ये होता है। उसके बाद क्या होगा, मान लो अगर आपके जूनियर ने आपका कोड दे दिया आगे कि हाँ तू कर ले, या सीनियर ने को दे दिया, सीनियर ने बोला कि 2 मिनट का तो काम है, मैं ही कर लेता हूँ। अगर मैं जूनियर को दूंगा तो वो 2 मिनट के काम को 2 महीने लगा देगा, 2 दिन लगा देगा, सॉरी। सिंपल सी बात है। बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस मैटर अलॉट। जैसे तुम एक्सपीरियंस बनते जाओगे, वैसे तुम कोड करना सीख जाओगे। सिंपल, ये होता ही है। अब फिर क्या होगा, मान लो कि उसने उस कोड को देखा, वो समझा नहीं कोड क्या है, फिर तो आपने कोड इतना अच्छा लिखा था। ये भी तो हो सकता है। तो उस कोड को रिकॉल करने के लिए कि जो आपने काम किया है, उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट लिखते हैं, ताकि हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाए कि उस कोड को क्यों लिखा है। उसका बेनिफिट ये होता है कि चाहे आप हो चाहे कोई और भी हो, क्योंकि आप जब कंपनी में काम करोगे, आप टीम में काम करोगे, इसलिए आपको टीम्स के साथ मैनेज करने के स्किल्स भी होने चाहिए। आप स्टैंड लोन कभी काम नहीं करोगे। बहुत कम होंगे जो स्टैंड लोन काम करेंगे। स्टैंड लोन काम करने से नुकसान कंपनी को होता है। कल को तुम रिजाइन देके बैठ गए तो उसके बाद बोला मैं जा रहा हूं, और कोई बंदा है ही नहीं उस प्रोजेक्ट को जानने वाला। इसलिए कंपनी क्या करती है, टीम में काम करवाती है, कि अगर एक बंदा अगर रिजाइन मार रहा, कोई जा रहा है, तो दूसरा उसके काम को टेक ओवर कर ले, दिक्कत ना है। ये होता है कंपनी में। तो उस केस में कोड को रीड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आप अपने कोड को देखना, आप अभी जो कोड कर रहे हो, और आप किसी भी टेम्पलेट को डाउनलोड करो, या फिर आप जब सीनियर के कोड को देखोगे, तो वहां पे आपको सबसे मेन चीज ये मिलेगा कि सीनियर जो भी कोड लिखता है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो कभी भी अनकमेंटेड कोड, अगर कोड कमेंटेड है तो उसको देखो, उसका काम क्या है, नहीं काम है उसे हटा दो। कमेंट का मेनली मकसद है, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आप लो, चाहे जावा लो, सी++ लो, पाइथन लो, कोई भी लो, सब में कमेंट का मतलब यही होता है, कोड को क्या दिखाना, डिस्क्राइब करना कि आपने कोड किस पे लिखा है। तो मैंने आपको हेडिंग के बारे में बताया था, पैराग्राफ के बारे में बताया था, टैग वर्सेस एलिमेंट के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट बताया। एक कॉमन एट्रीब्यूट जो सब में यूज होता है, जो बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं, वो आपका स्टाइल एट्रीब्यूट है, वो बताया था। उसके बाद मैंने कमेंट बताया। चलो फिर आज हम क्या करते हैं, आज हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टैग की। टैग तो बहुत सारे हैं, एलिमेंट तो बहुत सारे हैं। जितना मैं आपको बताऊंगा उसका 20-30% ही यूज करोगे, सारे यूज कभी नहीं करोगे, क्योंकि उसके लिए सीएसएस आ चुका है, फिर जेएस है आपके पास, तो सब कुछ जरूरत पड़ती नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आपको मिल जाएगा गूगल में। बी हो गया, ईएम हो गया, आई हो गया, स्मॉल हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो आप टेक्स्ट लिखते हो, ये उसके ऊपर चेंजेस करता है। तो चलो फिर इसके लिए अलग से एक फाइल बना ली।
मैंने एक पैराग्राफ लिया, कुछ कंटेंट, इसको यूआई में शो करते हैं। मैं चाहता हूं जैसे आपका हेडिंग नहीं दिख रहा था H1 बोल्ड में, फॉन्ट साइज की बात नहीं कर रहा, बोल्ड में ऐसे दिख रहा था, अगर मुझे वो करना हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होता है आपके पास बी टैग, इसको बोल्ड टैग भी बोलते हैं या एलिमेंट बोलना वो बोल सकते हो, बिकॉज ये आपका कुछ काम बता रहा है। इसको सेव किया, देखिए इसमें एक और चीज बता दूं मैं आपको कि हमारे पास दो तरीके के टैग्स होते हैं यूआई पर्सपेक्टिव दिखने के पर। पहला होता है जो जितना कंटेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और एक होता है लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले, जैसे आपके हेडिंग होते हैं, वो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, पूरे लाइन को स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। एक होते हैं जो उतना कंटेंट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितना उसके अंदर कंटेंट है। तो यहाँ पे जो बोल्ड है वो उतना ही कंटेंट स्पेस, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा यूआई में जितना उसके अंदर कंटेंट है। तो दो तरीके के टैग या एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, एक लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, एक जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे जो बोल्ड आपके पास मिल रहा है, जितना उसके अंदर कंटेंट है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट की बात, देखो मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है, मानता हूं कि भाई इतना इसके अंदर कंटेंट आ रहा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन इसके बाद वाला कंटेंट नेक्स्ट लाइन में आ जाए, उसके लिए हमारे पास एक होता है बी आर टैग, ये लाइन ब्रेकिंग टैग बोला जाता है। तो अगर मैं आप देखूं तो पहले जो यहां पे आ रहा था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके अलावा एक और टैग है जिसका नाम है एच आर टैग, ये लाइन ब्रेक के साथ साथ आपको एक लाइन प्रोवाइड कर देगा, एच आर टैग। अगर आप इस पे देखो, इसको मैंने इसको ओवर किया, तो आप इसमें नोटिस करोगे तो यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड लगा हुआ है, जो एग्जैक्टली exactly आपको किस पे लगा था, हेडिंग में। और ये किसने लगा रखा है, यूजर एजेंट स्टाइल शीट, मैंने नहीं लगा रखा, ये डिफॉल्टेड लगा हुआ है, ब्राउजर ने पहले से लगा रखा है, ये मैंने नहीं लगाया। अगर आपको लगता है मुझे बी टैग यूज नहीं करना, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग, वो भी सेम काम करेगा जो अभी आपका क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है। तो लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग, और मैं यहां तक इसको लिखता हूं और एच आर लिख देता हूं। बस यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब अलग अलग रिप्रेजेंट होता है, बोल्ड का मतलब अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलने के तौर पे है भाई। लेकिन अगर बात करें तो दोनों का स्टाइलिंग सेम है, उसमें फॉन्ट वेट बोल्ड ही था, इसमें ही फॉन्ट वेट बोल्ड ही है, कोई चेंजेस नहीं है। एचआर टैग को किसी टैग के साथ यूज नहीं करते, उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी टैग को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, तो ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि इसको इसके साथ ही यूज करना है। एचआर सॉरी, एचटीएमएल में टैग यही है, कहीं पर भी किसी को भी यूज करना कर लो। बस एक केस है जहां पे आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा, ये वाला टैग नहीं, कोई दूसरा टैग है। तो ये हो गया आपके पास बोल्ड करने के लिए, जो आपने हेडिंग में बड़े बड़े दिख रहा था थिकनेस करने के लिए, फॉन्ट वेट थिकनेस करने के लिए, वो आपके पास एक आपका बोल्ड हो गया, एक आपका स्ट्रांग हो गया। इसके बाद अगर आपको इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो आपके पास आता आई, एक आता आई, तो इसको लिखा मैंने आपका इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको देखोगे तो ये फॉन्ट स्टाइल इटैलिक में कन्वर्ट, जो भी आपको स्टाइलिंग मिलती है ना वो सारी सीएसएस से मिलेगी, एचटीएमएल का कोई भी स्टाइलिंग वाला पार्ट है ही नहीं, वो बस कंटेंट डिस्प्ले करता है, ये याद रखिएगा। जो यूआई में डिस्प्ले हो रहा है ना, बस वो कंटेंट को डिस्प्ले करता है, उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता किससे, आपका स्टाइलिंग से। वो सारा काम सीएसएस ही करता है, बट सीएसएस यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो आपका पैच से डिफॉल्टेड है, वो लगा रखा है उसमें वैल्यू। इसके बाद अगर बात करें इसी का ऑल्टरनेटिव, वो है आपका ईएम, इसको कोई एम्फासाइज टैग बोलता है, तो सेम काम करेगा ये भी इटैलिक, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। और इसको मैं क्लिक करके दे दूं तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक है। क्लियर है? तो जैसे बोल्ड हो गया उसका स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक का आपका ईएम। अब आगे बढ़ करते हैं, इसके बाद अगर बात करें तो हमने ये देख लिया, ये वाला देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया।
सॉरी ये देख लिया, स्मॉल, स्मॉल नहीं देखा। अगर आपके पास नॉर्मली कोई टैग है, मतलब कोई कंटेंट है, वो नॉर्मल फॉन्ट साइज से थोड़ा कम चाहिए आपको, तो आप स्मॉल लिखिए। जो आपको कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है ये इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज, इसको इंस्पेक्ट करके देखो तो यहाँ पे स्मॉलर लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी करंट साइज होगी उससे ये छोटा ही दिखेगा आपको हमेशा। किसने बोला? हेडिंग 4 और दोनों सेम थे पैराग्राफ की साइज, उसमें फॉन्ट साइज अलग अलग दे रखी थी, वो वाला पार्ट है भाई। क्लियर? चलो भाई, इसके बाद अगर बात करें इंसर्ट, इंसर्ट बेसिकली क्या करता है, अंडरलाइन दे देता है। और आप बोलो तो इंसर्टेड टैग बोल रहा है, टैक्स बोल रहा है। तो अगर आपको वो देना है, आपके पास अंडरलाइन देना है, तो आप यहां पे इसको यूज कर सकते हो। तो जो भी आपके इसके बीच में कंटेंट होगा उसमें एक अंडरलाइन दे देगा। तो यहां पे अगर नोटिस करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है भाई। क्लियर? अब इसी का ऑल्टरनेटिव है अंडरलाइन। मैंने कुछ कंटेंट लिख लिया, तो यहां पे लिखूंगा यू, यू फॉर अंडरलाइन। सेम आउटपुट, कोई चेंज नहीं है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो वही चीज आपको मिल रहा है यू में अंडरलाइन। क्लियर है? बचपन की यादें ताजा करते हैं, उसमें क्या होता था, हम बुक्स पढ़ते थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता था मार्कर से उसे क्या हाईलाइट कर लेते थे। अगर आपको वो करना है तो यहाँ पे मिलता है मार्क। बाय डिफॉल्ट ये आपका येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, सॉरी, हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या है, आपका येलो कलर होता है। मार्क की अपनी पहली वैल्यू डिफाइंड है, वो वाला पार्ट है। क्लियर? अब इसके बाद एक आपके पास आता है डेल। अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखा हो तो उसमें दो प्राइस दिखती हैं, एक जो सेलिंग प्राइस, सॉरी एक मार्क प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। एक आपके पास जो एक प्राइस होता है जो नॉर्मल विदाउट डिस्काउंटेड होता है, एक आपका डिस्काउंटेड होता है। तो मान लो $19 या 225 कुछ इस तरीके से है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे इसके नीचे मैं एचआर लगा देता हूं, ऐसा कुछ दिख रहा है। आफ्टर डिस्काउंट ये कुछ इतना बन जाता है आपके पास, लेट्स से $100.25 लेट्स से। तो अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे आपको एक बीच में लाइन आती है इसमें ना, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेल को। तो ये आपको लाइन थ्रू दे देगा, एक बीच में लाइन दे देगा, और ये आपका टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। अंडरलाइन ये दे रहा था और ये लाइन थ्रू दे रहा था, इसको कहते हैं लाइन थ्रू। सुपर और सब को छोड़ के बाकी सारे हमने पढ़ लिए हैं, है ना। अब हम बात करते हैं सुपर और सब। बचपन की यादें हैं, H2O हुआ करता था कुछ, वाटर का केमिकल, केमिस्ट्री वाला ना। अगर मुझे टू को बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये साथ में आ रहा है, टू को मुझे स्लाइटली नीचे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सब को, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये आपका हल्का सा नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो गया सबस्क्रिप्ट। अब मैंने लिखा पैराग्राफ, लिखा x⁻² चाहिए मुझे, अभी तो फिलहाल एक लाइन में आ रहा है ना भाई। ऊपर चाहिए तो उसके लिखेंगे सुपर, SUP सुप, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टैग बताए, एलिमेंट बताए, वो सारे किसके अंदर काम कर रहे हैं, फॉर्मेट करने में काम कर रहे हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज बता दूं मैं, जो आपने यहाँ पे काम किया है
ये सारे काम विद द हेल्प ऑफ सीएसएस कर सकते हो आप, क्योंकि सारा कहाँ पे क्या लगा हुआ है, सीएसएस लगा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट सीएसएस अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे टैग को लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनकी जगह में सीएसएस को लिखा जाता है, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। मान लो अगर मुझे ऐसे 5 पैराग्राफ में लगाना हो तो सीएसएस बेस्ट है, एक जगह लगाओ, मल्टीपल सब में वर्क कर जाता है, इसीलिए वो यूज किया जाता है, ना कि इसको यूज किया जाता है। बट ये पता होना चाहिए। तो ये था आपके पास फॉर्मेटिंग टैग। तो आज हमने पैराग्राफ पढ़ा, आपने यहाँ पे टैग वर्सेस एलिमेंट पढ़ा, उसके बाद एट्रीब्यूट पढ़ा, कॉमन एट्रीब्यूट पढ़ा, उसके बाद हमने कमेंट को देखा, देन हमने फॉर्मेटिंग टैग्स को देखा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।